स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह। आप जुड़ चुके हैं द्रोड़ द विजन यूट्यूब चैनल से। हम डिस्कस कर रहे हैं जीएस और जीके का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, आई होप आपने पीछे की क्लासेस सभी अच्छे से देखी होंगी। जो भी स्टूडेंट पहली बार क्लास से जुड़ रहे हैं उनको मैं बता देता हूं कि चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है प्रेमपाल सिंह के नाम से। आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको पीछे की सारी क्लासेस आप वहां देख सकते हैं। 70 से ज्यादा क्लासेस हो चुकी हैं, मोर देन 70 क्लासेस। 70 से ज्यादा क्लासेस हो चुकी हैं। दैट मीन्स आप समझ लो 70 मल्टीप्लाई 10, ये तो मिनिमम क्वेश्चन है ना। जो और उसके साथ जो जानकारी दी जाती है उससे आप 5 और क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन की जानकारी से 5 क्वेश्चन और सॉल्व कर सकते हैं आप, है ना। तो 10 क्वेश्चन और 70 क्लास, करीब 700 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। करीब 700 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो है 74 नंबर की क्लास है। 74 नंबर की क्लास है। तो हमें उम्मीद है कि आप क्लासेस अच्छे से देख रहे होंगे। अपने थ्योरी के जो सब्जेक्ट हैं जीएस के अंदर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, साइंस, इनका अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। और साथ ही साथ स्टडी करने के साथ साथ आपको यहाँ जरूरत है कि जो पेपर है उसमें प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं इन टॉपिक से, वो हमारा प्रयास है कि उन क्वेश्चंस को हम आपके सामने लाएं और उनको डिस्कस करें, जिससे आपकी चीजें क्लियर हों और आपको एक सही डायरेक्शन मिले कि जो आप पढ़ रहे हैं उससे सवाल कैसे कैसे बनते हैं एग्जाम में। ये एक आइडिया होना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी रेस में दौड़ने से पहले उसकी फुल तैयारी होनी चाहिए, तभी जीत संभव है। ठीक है, फिर तो शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न देख लीजिए। हेलो, हाँ, पहला प्रश्न देख लीजिए। 1857 के विद्रोह में किसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, है ना, सेनानी, सेनानी माना जाता है। तो देखो भाई, नाना साहेब भी शामिल थे इसमें, है ना, नाना साहेब भी शामिल थे। बहादुर शाह जफर भी दिल्ली से शामिल थे। बहादुर शाह जफर भी दिल्ली से पार्टिसिपेट करे थे। रानी लक्ष्मीबाई भी झांसी से थी, झांसी से थी रानी लक्ष्मीबाई, है ना। तो इसका मतलब है, देखो 1857 की क्रांति जो हुई, 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ देश में, इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, है ना, फर्स्ट रिवॉल्ट फॉर इंडिपेंडेंस, आजादी के लिए पहला रिवॉल्ट इसे कहा जाता है। ये 1857 की क्रांति शुरू हुई, लेकिन ये फैल गई पूरे देश में। अलग अलग जगह से, भारत में अलग अलग जगह से अलग अलग लोग इसका नेतृत्व कर रहे थे, है ना। लीडरशिप में, अलग अलग लोगों की लीडरशिप में ये आगे बढ़ा। हालांकि कारण एक ये भी था कि ये फेल हुई, जिसकी वजह से, वो वजह थी कि प्रॉपर प्लानिंग नहीं हुई थी। अचानक से एक जगह शुरू हुई, फिर सब लोगों ने साथ देना शुरू कर दिया, तो 1857 की क्रांति फेल भी हो गई थी, है ना, सफल नहीं हो पाई थी। तो यहां पूछा जा रहा है 1857 की क्रांति के विद्रोह में किसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माना जाता है? तो भैया ये सब थे, नाना साहेब भी थे, बहादुर शाह जफर थे, रानी लक्ष्मीबाई भी थी। तो ऑल ऑफ द एबव आंसर हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी जो है आंसर हो जाएगा। अब ये समझो, ये जो 1857 की क्रांति है, ये जो 1857 की जो क्रांति है, 1857 की जो क्रांति है, इस क्रांति को भारतीय लोग तो कहते हैं कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। भारतीय लोग क्या कहते हैं, अगर हम बात करें भारतीयों की, भारतीयों की बात करें हम, तो भारतीय क्या कहते हैं कि ये प्रथम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। स्वतंत्रता संग्राम था, ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ऐसा बोलते हैं भारतीय। और ब्रिटिशर्स क्या कहते हैं, अंग्रेज, अंग्रेज क्या कहते हैं, ये एक सैन्य विद्रोह था। ये क्या था? सैन्य विद्रोह, यानी कि उन्हीं की सेना ने उन्हीं के खिलाफ विद्रोह कर दिया। सैन्य विद्रोह यानी कि सिपॉय म्यूटिनी। क्या था ये? सिपॉय म्यूटिनी, सैन्य विद्रोह।
तो दोनों के अलग अलग विचार हैं इसको लेकर। भारतीय लोग तो इसे मानते हैं कि ये स्वतंत्रता संग्राम के लिए, स्वतंत्रता के लिए एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, और वहीं अंग्रेज कहते थे ये सैन्य विद्रोह है ना। तो अलग अलग जगह से लोग शामिल हुए इसमें, है ना। मंगल पांडे का भी नाम सुना होगा। और तात्कालिक कारण इसके थे जैसे कि चर्बी वाले कारतूस, उन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी मिली होती थी, तो उसे जो है रॉयल एनफील्ड में डालने से पहले मुंह से छीलना पड़ता था। अब मुंह से छीलने की वजह से धर्म भ्रष्ट हो रहा था, यानी कि हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट हो रहा था क्योंकि गाय की चर्बी से बना था, मुस्लिमों का धर्म भ्रष्ट हो रहा था क्योंकि सुअर की चर्बी से बना था। कोई भी उसे मुंह से टच नहीं कर सकता था, और उन्हें चलाने के लिए उनको फोर्स किया जा रहा था, तो विद्रोह शुरू हो गया। ये तत्कालिक कारण था। हालांकि पुराने समय से, बहुत लंबे समय से कुछ कारण चले आ रहे थे। अब व्यक्ति ऐसा है ना, बहुत समय से मान लो झेल रहा है किसी को, अब एक समय ऐसा आता है कि अगर किसी उस घाव पे थोड़ी सी भी मिर्ची डालने का काम कर दिया जाए तो वो जो एकदम ज्वाला पकड़ लेता है ना। दिमाग फिर काम नहीं करता व्यक्ति का। तो कारण तो बहुत चले आ रहे थे, शुरुआत से ही अंग्रेजों से परेशान थे लोग, है ना। किसान परेशान, पीजेंट्स परेशान, सब परेशान, राजा परेशान, सब परेशान। लेकिन ये क्या है, एक इस 1870, ये जो चर्बी वाले जो कारतूस वाली घटना थी, ये इसने ना आग में घी डालने का काम कर दिया। आग तो जल रही थी पहले से ही, लेकिन उसको और ज्यादा भड़काने का काम किया इसने चर्बी वाले कारतूस वाली घटना ने। तो क्या हुआ, अंग्रेज को मार दिया, मंगल पांडे ने अंग्रेज को मार दिया। समझ रहे हैं। तो इस वजह से ये 1857 की क्रांति जो है पूरे देश में फैल गई। बहादुर शाह जफर जो कि दिल्ली में मुगल शासक थे, उन्होंने भी इसका समर्थन किया। क्यों भाई, उन्होंने क्यों किया? तो देखो, ब्रिटिशर्स ने ये अनाउंस कर दिया था कि बहादुर शाह जफर विल बी द लास्ट मुगल एम्परर इन इंडिया। बहादुर शाह जफर मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक होंगे, इनके बाद कोई शासक नहीं बनेगा। तो वो भी परेशान। तो फिर उन्होंने ना ब्रिटिशर्स के खिलाफ ही 1857 की क्रांति में ब्रिटिशर्स के खिलाफ अपना योगदान दिया। बहादुर शाह जफर को पकड़ के बर्मा रंगून जेल में भेज दिया गया, वहीं उनकी समय के हिसाब से मृत्यु हो गई। और जो अलग अलग लोग शामिल थे इस 1857 की क्रांति में, उन्हें वो या तो भाग गए, और जो रह गए पकड़े गए उन्हें अंग्रेजों ने फांसी दे दी, डेथ दे दी, सजा सुना दी। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये। आगे, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बाइकॉट ब्रिटिश गुड्स, यानी कि ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना। प्रमोट इंडियन मेड प्रोडक्ट, यानी कि भारत में जो उत्पादन हो रहा है सामान का, उसको प्रोत्साहित करना, जिससे लोग भारत में बने हुए सामान को ज्यादा से ज्यादा खरीदें। ठीक है, ये भी है। तो स्वदेशी, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना, ये भी स्वदेशी आंदोलन का एक उद्देश्य है। और प्रमोट इंडियन मेड प्रोडक्ट, भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देना, ये भी स्वदेशी आंदोलन का एक मुख्य उद्देश्य है। और रिवाइव इंडियन इंडस्ट्रीज, यानी कि भारतीय उद्योगों में जान डालना, भारतीय उद्योगों को फिर से पुनर्जीवित करना। ये अब आप खुद ही सोचिए, अगर भारत में बने हुए सामान को प्रोत्साहित किया जाए और भारत में बना हुए सामान को लोग ज्यादा खरीदें, तो जाहिर सी बात है कि उन सामान को बनाने वाली जो इंडस्ट्री है भारत की, वो फिर से खड़ी हो जाएंगी, फिर से जीवित हो जाएंगी, जो एकदम हालत खस्ता हो गई थी उनकी। तो स्वदेशी आंदोलन के ये तीनों ही उद्देश्य थे। स्वदेशी आंदोलन के उद्देश्य ये तीनों ही थे, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन चलाया ही इसलिए गया था जिससे भारत की जो इंडस्ट्रीज हैं वो द्वारा से उठकर खड़ी हो जाएं। और अब ऐसा तभी पॉसिबल था जब ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए सामान को लोग खरीदना बंद कर दें। तो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए सामान को बाइकॉट किया गया, यानी कि उनका बहिष्कार किया गया, और भारत में बने हुए सामान को आगे बढ़ाया गया, और इससे भारतीय उद्योगों में जान आ गई, है ना। तो ये स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। तो तीनों है, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबोव, उपरोक्त सभी। ऑल ऑफ द एबोव, उपरोक्त सभी। ठीक है भाई, आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे, 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन क्यों हुआ? 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन क्यों हुआ, बताएं भाई।
टू अपोज द इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध करने के लिए, या टू रिप्रेजेंट मुस्लिम पॉलिटिकल राइट, मुस्लिम राजनीतिक अधिकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, या टू डिमांड पाकिस्तान, पाकिस्तान की मांग करने के लिए, या नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। 13वें का आंसर बता दो भाई, जल्दी से बताएंगे। तो देखो, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इसकी स्थापना हुई किसके लिए? टू रिप्रेजेंट मुस्लिम पॉलिटिकल राइट, मुस्लिमों के राजनीतिक अधिकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, मुस्लिम के राजनीतिक अधिकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। हालांकि बाद में जाके ये पाकिस्तान अलग स्टेट की मांग भी करते हैं। जो संविधान सभा बनाने की बात हुई थी तो इन्होंने कहा था कि संविधान सभा पाकिस्तान के लिए अलग बनाई जाए, क्योंकि हमें पाकिस्तान अलग स्टेट बनाना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चंपारण सत्याग्रह 1917 किससे संबंधित था? चंपारण सत्याग्रह 1917 किससे संबंधित था? तो देखो भाई, 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह किया। क्यों किया? क्योंकि वहां पे जो चंपारण में जो किसान थे, चंपारण में जो किसान थे उनको जबरदस्ती नील की खेती करने के लिए कहा जा रहा था। नील की खेती करने के लिए कहा जा रहा था। नील की खेती करने के लिए कहा जा रहा था। अब किसान नील की खेती करना नहीं चाहते थे, तो चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी ने उनका साथ दिया और चंपारण में सत्याग्रह किया। यानी कि किसके खिलाफ, किसके लिए किया? फोर्स्ड इंडिगो कल्टीवेशन, जबरन नील की खेती करने के विरोध में। जबरन नील की खेती करने के विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह किया। कहां? चंपारण में, इसलिए उसे चंपारण सत्याग्रह कहते हैं। फिर अंग्रेजों ने जो है बात मान ली, सत्याग्रह के बाद अंग्रेजों ने बात मान ली और फिर जबरदस्ती नहीं की किसानों से, जिसकी मर्जी है वो उगाए, नहीं तो नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस कानून के विरोध में हुआ? अब जलियांवाला बाग से आप भली भांति परिचित हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड, अमृतसर। ठीक, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड किस लिए हुआ था? तो भाई देखो, पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के विरोध में। ऐसा बिल्कुल नहीं है, भारत शासन अधिनियम 1919 के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड नहीं हुआ। रॉलेट एक्ट के विरोध में, जी हाँ, रॉलेट एक्ट में क्या था? बिना डिटेंशन, मतलब सरकार की जिसे पकड़ने की इच्छा हो, जिसे गिरफ्तार करने की इच्छा हो, वो उसको गिरफ्तार कर सकती है। तो इसी के विरोध में लोग इकट्ठा हुए जलियांवाले बाग में, है ना। अब उस समय अंग्रेजों की तरफ से जो अधिकारी था वो था जनरल डायर अधिकारी था। जनरल डायर ने ये सोचा, मतलब जनरल डायर को ये लगा कि यहां पे जलियांवाले बाग में ये सब लोग इकट्ठा होकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ या हमारे खिलाफ जो है षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं और कुछ कांड करने वाले हैं। इसलिए जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। तो कई लोग मारे गए। तो ये एक भीषण हत्याकांड था। ठीक है, तो ये है आपका सिनेरियो पूरा जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे। रॉलेट एक्ट जो सरकार ने पास किया था कि अपनी मर्जी से ये किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, तो उसके विरोध में जलियांवाले बाग में लोग इकट्ठा हुए और जनरल डायर ने फिर उन पे गोली चलवा दी। तो ये जो कांड हुआ इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है।
याद रहेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? 16वां प्रश्न है आपके सामने। तो सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बरदोली सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह। तो ध्यान दीजिएगा, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बरदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। क्या किया? बरदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी सविनय अवज्ञा आंदोलन याद रखना है आपको, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 याद रखना है, खेड़ा सत्याग्रह याद रखना है। एक चीज ध्यान रखेंगे, महात्मा गांधी के सभी आंदोलन याद रखने हैं आपको। महात्मा गांधी, मॉडर्न हिस्ट्री में महात्मा गांधी से संबंधित जो आंदोलन हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में महात्मा गांधी से संबंधित जो आंदोलन है, वो आंदोलन आपको याद रखना है, याद रखना है, एकदम लर्न कर लीजिए उसको, क्योंकि महात्मा गांधी से सवाल आते हैं, लर्न कर लीजिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। 1914 में कोमागाटा मारू घटना कहां घटी? कोमागाटा मारू घटना कहां घटी? बता दो जल्दी से। 17वां प्रश्न। कोमागाटा घटना, तो देखो भाई, कोमागाटा मारू, तो ये क्या है? कोमागाटा मारू, कोमागाटा मारू ये क्या है? ये एक जहाज है, शिप, ये एक जहाज है। इस जहाज को कनाडा में प्रवेश नहीं करने दिया, इस जहाज को कनाडा में प्रवेश नहीं करने दिया। तो जो भारतीय प्रवासी ने सैनिकों, जो औपनिवेशिक सैनिक थे, औपनिवेशिक सैनिक, उनके खिलाफ जो है विद्रोह कर दिया, तो ये कनाडा वाली घटना है, कोमागाटा मारू। ठीक है, बी का आंसर हो जाए, 17वें का आंसर हो जाएगा बी, याद रखेंगे आप। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व कब किया? गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व कब किया? सॉल्ट सत्याग्रह, जल्दी से बता देंगे, फटाफट से बताइए। 18वां प्रश्न। तो देखो, नमक सत्याग्रह 1930 कब हुआ? 1930। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, यहां पे 1930 में ये भी हुआ। ठीक है, नमक सत्याग्रह, तो यहां पे जो है दांडी मार्च निकाली और वहां समुद्र के किनारे जाकर एक मुट्ठी नमक लिया और नमक कानून तोड़ दिया, है ना, ये से नमक सत्याग्रह बोला गया। क्यों? क्योंकि अंग्रेज जो है नमक पर भी टैक्स लगा रहे थे, अंग्रेज जो है नमक पर भी टैक्स लगा रहे थे, और भारतीयों का कहना था कि नमक तो फ्री है, इस पे किस बात का टैक्स? तो इसी के खिलाफ जो है नमक सत्याग्रह हुआ, इसी के खिलाफ जो है नमक सत्याग्रह हुआ। आपके लिए प्रश्न है, एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन का आंसर दें क्या? दांडी मार्च, दांडी यात्रा में कुल कितना समय लगा? कुल कितना समय लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर देंगे। क्या? दांडी यात्रा में कुल कितना समय लगा? ठीक। कौन सा अधिनियम प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना करता है? विच एक्ट इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी? विच एक्ट इंट्रोड्यूस्ड
प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, बता दो भाई, विच एक्ट इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, या उपरोक्त सभी? बता दो भाई, जल्दी से बताएंगे। तो देखो, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 आया, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 आया, भारत शासन अधिनियम 1935 आया, यही प्रोविंशियल ऑटोनॉमी प्रोवाइड करता है, यानी कि प्रांतीय स्वायत्तता, यानी कि स्वायत्तता का मतलब कुछ मामलों में स्वतंत्र। ठीक है, ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हमें जो है देखने को मिला। बाकी जब भारत का संविधान बना, जब भारत का संविधान बना, तो उस संविधान में ज्यादातर चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई हैं। संविधान में जो बहुत सी चीजें हैं वो इससे कॉपी की गई हैं, यानी कि बोरो की गई हैं। ठीक है, बोरो की गई हैं। तो 1935 के संविधान से, सॉरी 1935 के इस अधिनियम से भी कॉपी की गई है संविधान में बहुत सारी चीजें, और साथ ही साथ अन्य देशों के संविधान से भी हमने बहुत सारी चीजें कॉपी की हैं। इसलिए भारत का जो संविधान है वो बड़ा ही लेंदी है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है भारत का संविधान। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट GOI एक्ट 1935, यानी कि ये भारत शासन अधिनियम, ये अपने आप में बहुत बड़ा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा था, और यहीं से चीजें संविधान में शामिल की गई, और फिर उसके बाद संविधान में अमेंडमेंट, आर्टिकल्स और नई नई चीजें जोड़ी गई। तो इस प्रकार संविधान की जो किताब है वो बहुत बड़ी हो गई, बहुत मोटी किताब है संविधान की। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलो आगे देखें, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? भारत छोड़ो आंदोलन 20, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा 20 अगस्त, महात्मा गांधी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, है ना, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। जब महात्मा गांधी के बारे में आप इनके सभी आंदोलन पढ़ेंगे, आप इनके सभी आंदोलन पढ़ेंगे, तो इनसे संबंधित सभी प्रश्न आप सही कर पाएंगे, इनसे संबंधित सभी क्वेश्चंस आपके एकदम करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि महात्मा गांधी से बहुत सवाल पूछे जाते हैं। तो महात्मा गांधी जो टॉपिक है, महात्मा गांधी के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन, अफ्रीका से कब आए, कब गए, है ना, और कौन कौन से, आने के बाद उन्होंने कौन कौन से आंदोलन किए, अफ्रीका में कौन से आंदोलन किए, उन्होंने आश्रम की स्थापना की, है ना, साउथ अफ्रीका में भी आश्रम बनाए, साबरमती में आश्रम बनाया, है ना, टॉलस्टॉय नाम का एक आश्रम था, कहाँ था, ये सवाल पूछा गया था। ठीक, तो महात्मा गांधी से संबंधित आंदोलन, उनके बारे में जनरल इंफॉर्मेशन, आश्रम्स की डिटेल, है ना, और उनकी किताब। जो एक सवाल आया था महात्मा गांधी का महात्मा गांधी पर एक सवाल आया था कि महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? महात्मा गांधी की आत्मकथा तो महात्मा गांधी का जो आत्मकथा है वो कौन सी है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, है ना, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। याद रखेंगे, क्लियर है भाई? बताओ भाई, क्लियर है? ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया, बिल्कुल भूलेंगे नहीं, बिल्कुल भूलेंगे नहीं। अब जैसे हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने आपको बता दिया, मॉडर्न हिस्ट्री में बता दिया। अब यहाँ पे देखो, एक प्राचीन में मैंने शायद पिछली क्लास में बताया था, है ना, मध्यकालीन भारत में, मध्यकालीन इतिहास,
मध्यकालीन इतिहास में आपको जो कम से कम टॉपिक आपको याद करने पड़ेंगे, कम से कम बता रहा हूं मैं, उसमें दिल्ली सल्तनत आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरा, मुगल, मुगल के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये दो कंपलसरी हैं, दिल्ली सल्तनत और मुगल, दिल्ली सल्तनत और मुगल। तो इसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश है ना, तुगलक वंश, लोधी वंश, तो ये आपको ये पांचों वंश पढ़ने पड़ेंगे। और मुगल में फिर आपका जो है बाबर से लेकर औरंगजेब तक ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। लेटर लेटर मुगल, अब मुगल के बाद ही उत्तर मुगल आते हैं, उत्तर मुगल है ना, जिसमें अंत में जाके बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर तक ये एंड हो जाता है। तो मुगल और लेटर मुगल ये पढ़ने हैं, और दिल्ली सल्तनत। मध्यकालीन में ये दोनों टॉपिक तो बहुत अच्छे से आपको आने ही चाहिए। कुछ और जो रीजनल पावर्स हैं, जो क्षेत्रीय पावर्स हैं, वो आए ना आए, लेकिन ये आपको आना चाहिए, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। फिर बीच में तो पेशवा आ जाते हैं है ना, मराठा भी आ जाते हैं, लेकिन ये दो टॉपिक आपको अच्छे से आने चाहिए, और मराठाओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, याद रखेंगे। क्लियर है? चलो, तो ये हमने डिस्कस किए आज के क्वेश्चंस। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। जुड़े रहिए, बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर क्लास देखो पसंद आती है तो शेयर जरूर करें, और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।